हेलो क्लास एट्थ, वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग क्लासेस। अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। क्लास एट्थ आज स्टार्ट कर रहे हैं हम आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें क्रॉप किसे कहते हैं, एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, फार्मिंग क्या होती है, किस तरह के स्टेप के द्वारा क्रॉप को ग्रो कराया जाता है, क्या किस तरीके से अनाज को बोया जाता है, उसको काटा जाता है ना। ये प्रोसेस को हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैन्योर फर्टिलाइजर के क्या होते हैं, उनके फ़ायदे क्या होते हैं, और इरिगेशन जो होती है वो क्या होती है, उनके क्या बेनिफिट है, उस कितने टाइप की इरिगेशन होती है, किस तरह से स्टोरेज होती है फूड की, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। चलिए पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बात आती है आपके सामने एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स। एग्रीकल्चर क्या है? देखिए, द अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द कल्टिवेशंस ऑफ अ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल इज कॉल्ड अ एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर क्या है? एक ब्रांच है आपकी बायोलॉजी की जो डील करती है, जो मतलब स्टडी करेगी खेती के बारे में। जैसे कल्टिवेशन मतलब खेती होता है, प्लांट्स और रेयरिंग एनिमल्स, और एनिमल्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना, उनके ऊपर रिसर्च करना। जो रेयरिंग एनिमल्स होते हैं, है ना, जानवर वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर, उसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर इस मत ओनली खेती नहीं हो जाती, एनिमल और प्लांट खेती, एनिमल और क्रॉप के बारे में इस दोनों की स्टडी करने को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। जनरली द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड इज़ रेफर एज एग्रीकल्चर। जो हम प्रैक्टिस का मतलब हम जो खेतों के अंदर खेती करते हैं जिस तरीके से, उसे हम आम भाषा में एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर समझ आई। देखिए, उसके बाद आता है द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद फूड, हेल्थ एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल इज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। अब एग्रीकल्चर की जो दूसरी ब्रांच है वो जब वो फूड के ऊपर, खाने के ऊपर और हेल्थ के ऊपर, और उनको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, उसको किस तरह से स्टोरेज किया जा सकता है, किस तरीके से लंबे समय तक यूज़ किया जा सकता है, किस तरह से एक जगह दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, जब वो एनिमल्स के द्वारा किया जाता है तो उसे हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। जैसे कि एग्स होते हैं, मीट होता है, ये सब के सब आपके एनिमल, मिल्क होता है, सबसे बड़ी एग्जांपल तो मिल्क हमारे सामने, ये सब के सब एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर समझ आए। एग्रीकल्चर एक बायोलॉजी की ब्रांच है जो डील्स करती है आपके कल्टिवेशन ऑफ प्लांट और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जो पालतू जानवर और जो खेती होती है उसके ऊपर डील्स करते हैं। और क्रॉप क्या होता है? ठीक है, क्रॉप को समझते हैं, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्रॉप क्या होता है? मान लीजिए आप अपने घर के अंदर गार्डनिंग करते हैं, किसी गमले में एक पेड़ को लगाते हैं, है ना, एक पौधा लगाते हैं, या फिर अपने छत पे अपनी बालकनी में 2-4 पौधों को लगाते हैं। ऐसा हम करते हैं ना, होता भी हमारे साथ आसपास। तो क्या उसे हम क्रॉप बोलेंगे? बताओ आप। उसे हम क्रॉप नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, क्रॉप होता है जब एक लार्ज एरिया में, देखिए ये एक बड़ा सा एरिया है ना, ये देखिए ये एक बड़ा सा एरिया है, इसमें सेम टाइप के क्रॉप जब हम ग्रो कराते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, जैसे देखिए अगर ये वीट्स के प्लांट है, ठीक है, या गेहूँ है, जो भी है, तो एक लार्ज स्केल पर बहुत बड़े एरिया में एक तरह के प्लांट पौधों को हमने बोया है, ग्रो कराया है, इसे हम क्रॉप बोलेंगे। ठीक है, इसे हम खेती बोलेंगे। ठीक है, इसे फसल बोला जाएगा बेसिकली। व्हेन, इसके डेफिनेशन को देखते हैं। व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रो एंड कल्टिवेटेड एट अ वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ क्रॉप। उसे फसल बोला जाता है, उसे क्रॉप बोला जाता है जब एक प्रकार के कई सारे बड़े लंबे एरिया के अंदर लार्ज स्केल पर हम प्लांट को ग्रो कराते हैं, तो वो चीज़ क्रॉप बोली जाती है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं। अब क्रॉप जो होती है स्टूडेंट्स, वो 2 तरह की होती है, मतलब कि सीजनल टाइप हम कह सकते हैं इसे। सीजनल क्रॉप्स की देखिए, एक आप खुद जानते हैं कि जैसे मैंगोज हमें कब खाने को मिलते हैं स्टूडेंट, बताओ? गर्मियों के दिनों में हमें मैंगो खाने को मिलता है ना, और इस तरह से ठंडियों के जो दिन होते हैं उसमें क्या खाने को मिलता है? जैसे कि आपके ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होता है, वो खाने को मिलता है। ऐसी कुछ कुछ सीजनल चीज़ें होती है कि जो स्पेशली कुछ मंथ में मिलता है और कुछ मंथ में नहीं मिलता है। उस तरीके से प्लांट के अंदर भी है क्लास 8, उसी तरीके से प्लांट के अंदर भी देखने को मिलता है, क्रॉपिंग के अंदर भी देखने को मिलता है। देखिए, खरीफ क्रॉप क्या होता है? द क्रॉप विच ग्रो ड्यूरिंग द मानसून रेनी सीजन लाइक अ जून टू सितंबर इज कॉल्ड अ खरीफ। देखिए, जिन फसलों को रेनी सीजन में बोया जाता है, जो आपका जून का महीना होता है उस समय बोया जाता है, और सितंबर तक उन फसलों को काट लिया जाता है,
उसको हम क्या कहते हैं, खरीफ फसल बोलते हैं। मतलब नवंबर तक तो उसे काट लिया ही जाता है, तो उस फसल को हम क्या बोलेंगे, खरीफ फसल बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें हम कब बोए, याद रखो खरीफ क्या, जिनकी बुआई हमेशा रेनी सीजन्स में होती है, जैसे लाइक जून टू सितंबर, और जिसको हम हार्वेस्टिंग करते हैं, काटते हैं अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ठीक है, तो खरीफ फसल कौन सी है, जिसकी बुआई कब होती है बताओ, जून और सितंबर में। ठीक है, और जिसकी कटाई कब होती है, हार्वेस्टिंग कब होता है, अक्टूबर टू नवंबर। एग्जाम्पल देखिए, और ना खरीफ को डेफिनेशंस, खरीफ क्रॉप की डेफिनेशंस एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, और इसके एग्जाम्पल भी। तो प्लीज़ एग्जाम्पल जरूर याद रखें, एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं स्टूडेंट्स। देखिए मेज़, बाजरा जो मिलेट होता है आपका, कॉटन क्रॉप्स, सीड्स ऑफ दीज क्रॉप्स सोइंग मतलब होता है बोना। ठीक है, अभी इसको डिस्कस करेंगे हम। इन द बिगिनिंग ऑफ द मानसून सीजन, इन सबको कब बोया जाता है, मेज हो गया, बाजरा हो गया, कॉटन क्रॉप्स, ये सब के सब कब होती है, मानसून के सीजन में, यानी जून और सितंबर के बीच में इनकी बुआई होती है। आफ्टर मैच्योरेशन, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो दीज क्रॉप्स आर हार्वेस्टिंग, जिनकी कटाई होती है, छटाई होती है एट द एंड ऑफ मानसून सीजन, अक्टूबर टू नवंबर। ठीक है, खरीफ क्रॉप का कंसेप्ट समझ आया। खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होती है जिसको मानसून सीजन में बोया जाता है, जून टू सितंबर, और इसकी कटाई कब होती है, अक्टूबर टू नवंबर। इसके एग्जाम्पल मेज और मिलेट, कॉटन क्रॉप्स, और जो भी और एग्जाम्पल आप लर्न कर सकते हैं। तो ये थी आपकी खरीफ क्रॉप। आगे देखते हैं रबी क्रॉप क्या होती है। देखिए क्रॉप विच आर ग्रो ड्यूरिंग द विंटर सीजन, जिनको हम विंटर सीजन में बोए, है ना, अक्टूबर से मार्च के सीजन में जिनको बोए, उससे हम बोलेंगे रबी क्रॉप। जिन क्रॉप की बुआई, जिन क्रॉप्स की शुरुआत अक्टूबर टू मार्च में होती है, उससे हम क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप बोलते हैं। और उनकी कटाई कब होती है, मेच्योर कब होते हैं वो, विंटर सीजन में, ठंडियों के सीजन में, अप्रैल से मई, मतलब अप्रैल टू मई। ठीक है, अक्टूबर टू मार्च में इनकी बुआई होती है, और एंड ऑफ द विंटर सीजन, जब भी ठंडियाँ ख़त्म होती हैं तब वो अप्रैल मई के टाइम पे उनकी कटाई होने स्टार्ट हो जाती है। एक से एग्जांपल क्या है रबी क्रॉप के, वीट, ठीक है, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब के सब आपके एग्जांपल होते हैं किसके, विंटर सीजन में जो जिनकी बुआई होती है रबी क्रॉप्स की। ठीक है, तो रबी क्रॉप्स क्या होता है एक बार देखते हैं। रबी क्रॉप्स वो होती फसल होती है जिसको हम अक्टूबर मार्च में बोया जाता है। ठीक है, और जिनकी कटाई कब होती है, अप्रैल टू मई होती है। और एग्जाम्पल क्या होते हैं, वीट हो गए, ग्राम हो गई, मस्टर्ड हो गई, है ना, ये सब दाल गेहूँ, ये सब एग्जाम्पल है आपके। इन सारी क्रॉप्स की बुआई जो होगी कब होगी, अक्टूबर टू मार्च, ये एग्जाम्पल है आपके रबी क्रॉप्स के। ठीक है, आगे देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखिए जो खेती होती है ना स्टूडेंट, जो आप फूड होता है आपके घर में, जो ग्रेन आता है अनाज, वो इतने इजी नहीं आता है, उसको काफ़ी टाइम लगता है, उसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं। आप कभी गांव में जाओगे तो देखो किस तरीके से फार्मिंग की जाती है, कितने हार्ड तरीके से। तो उस प्रोसेस को हम समझते हैं, क्या क्या वो प्रोसेस को यूज़ करते हैं ग्रेन को बनाने में, जो हमारे घरों तक पहुंचता है ना। तो उस प्रोसेस को आप समझते हैं हम। देखिए ऑल एक्टिविटीज़ विच फार्मर डू फॉर द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब बताया मैंने, अनाज को बनाने के लिए जितने तरह के प्रोसेस या एक्टिविटी को किया जाता है, जैसे कि पहले मिट्टी को ठीक करना, उसमें वो बीज को बोना, फिर मैन्योर फर्टिलाइज़र डालना, फिर इरिगेशन करना, फिर सीड्स वीड से बचाना ना, कीड़े मकोड़ों से, फिर उसको काटना, फिर स्टोरेज, ये सारे प्रैक्टिसेस को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। वो स्टेप बोल सकते हो या एक्टिविटी बोल सकते हो जिसके द्वारा अनाज को फाइनली तैयार किया जाता है फार्मर्स के द्वारा। ठीक है, अब इन सारे को करने के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये सारा का सारा जो प्रोसेस है एक सीक्वेंस में परफॉर्म किया जाता है ना। पहले आप मिट्टी को ठीक करोगे, फिर उसमें बोओगे, उसमें मैन्योर ये सब करोगे। आइए डिस्कस करते हैं उसी स्टेप्स को, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के स्टेप को डिस्कस करते हैं करके। तो पहला स्टेप क्या है, इसको आप किताब में जो कॉपी में जरूर नोट करिएगा स्टूडेंट्स। तो पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए, आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप अपने घर में एक गमले में प्लांट को ग्रो कराएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले मिट्टी को खोदेंगे, उसको लूज़ करेंगे। तो उसी तरीके से जो फार्मर्स होते हैं ना, वो भी अपने जो ज़मीन होती है, लैंड होती है, उसको क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, मतलब उसको लूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, सीड लगाओगे ना अपने गमले में। उसी तरीके से जो हमारे फार्मर होंगे वो भी सीड, बीज को बोएंगे, लार्ज स्केल पे लेकिन बोया जाता है, बहुत सारे एक ही साथ ग्रो कराया जाता है ना। उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब कुछ प्लांट में आप गमले में जब यूज़ करते हो तो आप लोग भी मैन्योर फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हो या फिर नहीं भी करते हो, ज़्यादातर नहीं करते हम घरों में, लेकिन जो क्रॉप होता है ना बेटा, उसके अंदर हमें यूज़ करना पड़ता है स्टूडेंट्स। ठीक है,
इरिगेशन, इरिगेशन मतलब आप फिर जब प्लांट लगा लोगे तो क्या करोगे, पानी डालोगे। उसी तरीके से हमारे फार्मर भी, हमारे किसान भी क्या करते हैं, पानी देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब आप भी अपने जब प्लांट को गमले में लगाओगे तो क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे कि कोई कीड़े मकोड़े ना जाए या फिर कुछ फालतू चीज़ें और ना उसके अंदर ग्रो कर पाए। तो उसी तरीके से जो हमारे फार्मर होंगे वो लोग भी प्रोटेक्शन फ्रॉम कीड्स वीड्स करते हैं, ठीक है। वो लोग भी अपने फसलों को साफ़ सफाई करते हैं, उसमें जो कीड़े मकोड़े लगते हैं, उसमें जो दूसरे अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाते हैं ना स्टूडेंट्स, उसको साफ़ करते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब आप कटाई तो नहीं करोगे अपने प्लांट की, लेकिन जो हमारे किसान होते हैं वो आपकी उनकी जो फसल मैच्योर हो जाती है, जब पक जाती है तो उसकी कटाई की जाती है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। उसके बाद स्टोरेज की जाती है, ठीक है, ताकि सिटीज़ के अंदर पहुँचाया जा सके, तो स्टोरेज की जाती है। अब एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो चलिए, सबसे पहले मैंने क्या डिस्कस किया था आपसे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखो, प्लॉगिंग और टिलिंग इन्वॉल्विंग द लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, यूज अ टूल और इम्प्लीमेंट कॉल्ड अ प्लॉग। देखिए, खेतों को अगर नॉर्मल देहाती भाषा में कहा जाता है तो खेत को जोतना कहते हैं, ठीक है। मीन्स कि जो मिट्टी होती है ना स्टूडेंट्स, उसको लूज़ किया जाता है या इनको क्या किया जाता है, टर्निंग की जाती है। नीचे वाली मिट्टी ऊपर कभी देखो, इसमें आप देख सकते हो कि ये ट्रैक्टर का यूज़ करके इस मिट्टी को क्या किया जाता है, लूज किया जा रहा है, ठीक है। ये जो हार्ड मिट्टी थी उसको ट्रैक्टर या दूसरे कंपोनेंट के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको लूज़ करते हैं। आप देख सकते हो इसके अंदर, तो ये चीज़ होती है, तो उससे हम क्या कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहते हैं, ठीक। ट्रैक्टर के द्वारा हो गया या कोई और इंस्ट्रूमेंट होता है उसके द्वारा हम मिट्टी जो होती है ना बहुत टफ होती है, हार्ड होती है, उसको क्या करते हैं, लूज़ करते हैं और उसको टर्निंग करते हैं, उसको बदलते हैं, ऊपर नीचे तरह से करते हैं। लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउड टू द रूट ऑफ ब्रीथ इजली। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए, अगर हम प्लांट को इसके अंदर डालेंगे तो प्लांट के जो रूट्स है ना उनको क्या मिलनी चाहिए, ब्रीथ, हवा आनी चाहिए, ठीक है। वो ऑक्सीजन, अरे CO2 को ले सके, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर सके, ठीक है। उनके रूट्स को ब्रीथिंग होगी। अगर मिट्टी जो होगी हार्ड होगी तो उसके अंदर जो सीड जाएगा उसको तो CO2 या फिर गैस ही एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, उसके रूट्स को गैसेस ही नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मिट्टी को क्या किया जाता है, लूज़ किया जाता है, ताकि जो मिट्टी है ना वो थोड़ी भुरभुरी टाइप से हो जाए, पोरिंग टाइप से हो जाए, उसमें पोर हो जाए, उसके द्वारा वो रूट्स जो हैं आपके उन्हें भी सांस मिल सकती है, वो भी गैसेस को एक्सचेंज कर पाएंगे, रूट्स को भी ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए मिट्टी को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं, ताकि रूट्स को क्या हो, ब्रीथ कर सके ईजिली। ये बात याद रखना। हेल्प अस रूट टू पेनिट्रेट डीपर इन सॉइल। अब अगर हम ये चीज़ लूज़ रहेगी, टफ नहीं होगी, ज़्यादा हार्ड नहीं होगी, तो ईजिली इसमें हम बीज को नीचे तक डीपली तक बो सकते हैं, ठीक। अनेबल टू फर्टिलाइजर टू मिक्स यूनिफॉर्मली विद सॉइल। और फिर इसके बाद क्या होगा, जब इसके अंदर फर्टिलाइजर मैनवर डालेंगे तो यूनिफॉर्मली मिक्स होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर हार्ड होगा तो सिर्फ एक जगह पे मिक्स हो जाएगा, यहाँ पे या यहाँ पे, लेकिन जब आप इसको पूरे तरीके से प्लॉगिंग कर लोगे, ठीक है, मिट्टी को लूज़ कर लोगे, तो ईजिली सारी जगह पे हम फर्टिलाइज़र को मिक्स कर पाएंगे। उसके बाद एड्स द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज द अर्थवर्म, मिलपिड्स, बैक्टीरियाज एंड फंगाई। पता आपको, जो क्रॉप को ग्रो करने में ना कुछ अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की भी नीड होती है, जैसे अर्थवर्म वगैरह हो गए, तो जो अगर आप मिट्टी लूज़ कर दोगे ना तो ये अर्थवर्म इजीली ग्रो कर पाएंगे, मिलीपेड्स, ये सब बैक्टीरिया, ये सब इजीली ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल में क्या था कि प्लॉगिंग करते हैं, टीलिंग करते हैं, मिट्टी को लूज़ करने के लिए, और टर्निंग करते हैं, ठीक है। इसके लिए इससे फ़ायदे क्या होते हैं भाई, इसके फ़ायदे क्या हैं कि ब्रीथ ईजिली, आपके जो सॉइल के रूट्स होंगे ना वो ईजिली ब्रीथ कर पाएंगे। और क्या क्या फ़ायदा होगा, हम रूट्स, अब जो बीज होगा उसको डीपर तक बो पाएंगे, फर्टिलाइज़र को यूनिफॉर्मली मिक्स कर पाएंगे, और एट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थवर्म, और जो उसके ऑर्गेनिज्म अर्थवर्म होते हैं, जो अच्छे बेनिफिशियल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उसका हम यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद सोइंग है ना, हमने सब क्या किया, सबसे पहला स्टेप क्या था, मिट्टी को अच्छे से लूज़ कर लिया, ठीक है। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, सीड को बोएंगे, सीड को सोइंग ऑफ सीड्स बोलेंगे, ठीक है। सीड्स यूज फॉर सोइंग शुड बी फॉर गुड क्वालिटी। अब हम अच्छे बीज का हमेशा यूज़ करेंगे, ताकि अच्छा बीज ही अच्छे क्रॉप को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा अगर बीज हम लगाएंगे तो हमारी जो क्रॉप होंगे, प्लांट्स होंगे, वो भी अच्छे होंगे, और हेल्थी होने चाहिए वो बीज, वेएबल होने चाहिए, एंड फ्री ऑफ इन्फेक्शंस। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बीज जो हैं, जो प्लांट को ग्रो कराए, वो क्या इन्फेक्शंस हो, उनसे इन्फेक्शंस हो, या फिर वो डेंजर हो, ठीक है। तो बीज भी क्या होने चाहिए, ऐसे प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करनी चाहिए, वो बीज इस तरह के होने चाहिए जो कोई, अगर हम उसका अनाज खाते हैं, उस क्रॉप को खाएंगे, तो हमें किसी भी तरह की इंसान को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सीड्स आर सो मैनुअली बाय ब्रॉडकास्टिंग
और बाय अ सीड ड्रिल। अब जो भी सीड की बुआई होती है, ठीक है, वो बहुत ही हाई लेवल पे होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक इंसान एक एक जगह पे डाल रहा है ना। गमले में पौधा लगाना तो ईजी है, आप एक ही पौधा लगाते हो, लेकिन आप खुद सोचो स्टूडेंट्स की इतने बड़े क्रॉप में इतनी सारी, मतलब इतने बड़े फील्ड के अंदर इतना सारे क्रॉप को ग्रो कराना है, तो उसको क्या होता है, एक ब्रॉडकास्टिंग, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ सीड्स को बोते हैं, या फिर सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है। एक मशीन होती है सीड ड्रिल, उसके द्वारा यूज़ किया जाता है। इस तरीके से पूरा छिड़काव होता है बीजों का अच्छे तरीके से। ब्रॉडकास्टिंग इज स्कैटरिंग ऑफ द सीड्स ओवर द सॉइल सरफेस बाय लैंड, ठीक है। अब हर पूरे सरफेस पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह पे सीड ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे प्लांट क्या करेंगे, ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे, एक जगह पे सीड कम हो गया तो वहाँ पे प्लांट कम ग्रो करेंगे। यूनिफॉर्मली हर जगह पे जो बीज है वो इक्वली प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो क्या होता है आपका ब्रॉडकास्टिंग सीड्स होता है। स्कैटरिंग मतलब फैलाया जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। तो पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा था, मिट्टी को लूज़ करना, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा पॉइंट क्या हमने पढ़ा, सीड्स ऑफ सोइंग्स, बीज को बोना, ठीक है, अभी तक हम बीज को बो चुके हैं। उसका थर्ड स्टेप क्या था हमारा, एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। थर्ड स्टेप क्या था स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, प्लांट्स रिक्वायर अ न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ। आपको पता है जैसे हमें अपनी लाइफ को चलाने के लिए, एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट, मिल्क, प्रोटीन, कैल्शियम, है ना, विटामिन के टाइप्स, ये सब जरूरत पड़ते हैं। इस तरीके से हमारे जो प्लांट्स हैं उनको भी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन, मिनरल्स, मैग्नीशियम, ये सब न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उनको कौन प्रोवाइड कराएगा, ये तो देखते हैं उनको कौन प्रोवाइड कराता है। दे गेट दिस न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। अब वो सारे न्यूट्रिशन किससे लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। दिस कैन बी डन आइदर बाय नेचुरल मेथड्स एंड बाय एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर ऑफ द सॉइल। अब वो जो न्यूट्रिशन होता है ना स्टूडेंट, जैसे हम मिनरल लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सब्जियां खा सकते हैं, विटामिन के लिए फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, है ना, कैल्शियम के लिए मिल्क खा सकते, मिल्क पी सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो आपके प्लांट्स हैं, आपकी जो क्रॉप है, वो क्या होती है, अपने न्यूट्रिशन को किससे लेती है, सॉइल से लेती है। अब कुछ कुछ सॉइल्स ऐसे होते हैं जिनमें अच्छा न्यूट्रिशन होता है, वो दे देते हैं प्लांट्स को, लेकिन कुछ सॉइल्स ऐसी होती है जिनमें हमें सॉइल में न्यूट्रिशन को ऐड करना पड़ता है। हम सॉइल में न्यूट्रिशन ऐड करते हैं और वो न्यूट्रिशन प्लांट गेन करते हैं, ठीक है। तो अब वो कैसे होता है, बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऑफ द सॉइल। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करके सॉइल के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं, नेचुरल मेथड होता है आपका एक, और एक क्रॉप रोटेशन। फील्ड फॉलो द मेथड इज लीविंग द फील्ड विदाउट कल्टिवेटिंग एंड क्रॉप कॉल्ड अ रिपेलनेस न्यूट्रिशन इन द सॉइल। अब आप चाहो तो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन है दो तरह से प्रोवाइड करा सकते हो। एक बार आप खेती करो और उसको छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, ठीक है, फिर उसके बाद उसके अंदर क्या आ जाएगा, उपजाऊपन आ जाएगा, ठीक है। कहते हैं ना कि मिट्टी बहुत उपजाऊ है। कई ऐसे स्टेट्स होते हैं, कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे क्रॉप बहुत अच्छी होती है, और कई ऐसे स्टेट है जहाँ पे क्रॉप नहीं होती है ना, जिसे बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि भी आप सुना होगा, आपने हिंदी में ये टर्म सुन रखे होंगे। तो न्यूट्रिशन के लिए क्या करते हैं, कभी कभार क्या किया जाता है, इस प्रोसेस को अपनाया जाता है, फील्ड फैलो कहते हैं इसे, फील्ड फैलो द मेथड ऑफ लिविंग द फील्ड विदाउट कल्टिवेटिंग। क्या करो, आप अपनी फील्ड को, अपनी ज़मीन को, फील्ड मतलब खेत को कुछ समय के लिए विदाउट कल्टिवेटिंग छोड़ दो, उस पर कोई खेती मत करो, ठीक है। और एनी क्रॉप्स ऑफ रिप्लेनिश न्यूट्रिशन इन द सॉइल। और फिर थोड़ी दिनों बाद क्या होता है, उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू ऐड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद होता है क्रॉप रोटेशन। इट इन्वॉल्व द ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। अब देखो इसमें क्या है, इसमें बताया जाता है कि आप क्या करो, उस फील्ड पे पहले एक क्रॉप को ग्रो करो, फिर अगले सीजन कुछ टाइम बाद फिर अगले वाले को क्रॉप को ग्रो करो। एक ही फील्ड पे मतलब पहले एक क्रॉप को ग्रो करा, फिर उसको काट लिया, फिर दूसरे वाले को ग्रो किया उस सेम लैंड के ऊपर, ठीक है, सेम लैंड के ऊपर, इन द सम ग्रोइंग सीजन, सो डैट सॉइल इज नॉट डिप्लीटेड ऑफ द पार्टिकल न्यूट्रिशन, ठीक है। उससे क्या होगा, जब एक एक करके आप खेती करोगे, पहले आप एक फसल की खेती करो, फिर उसको काट लो, फिर दूसरे खेती की फसल करो उसी लैंड पे, सेम फील्ड पे, सेम लैंड पे, तो उससे क्या होगा, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, बढ़ती रहती है, न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर नेचुरली ना हो तो उसके लिए हम ज़्यादातर मेथड का यूज़ यही करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र का, ठीक है। इसके डिफरेंसेस भी आपको पता होने चाहिए, इसलिए डिफरेंस के फॉर्म में इसको हम पढ़ते हैं एक बार। देखिए, मैन्योर जो होता है कुछ ऐसा सा दिखता है, और ये क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, नेचुरली होता है। और फर्टिलाइज़र क्या होता है, वो मैन्युफैक्चर किया जाता है कंपनीज़ के अंदर। इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ नोट करेंगे और याद भी करेंगे। देखिए, मैन्योर क्या है, दीज आर नेचुरली ऑर्गेनिक सब्सटेंस डैट आर डिराइव फ्रॉम द एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यूज। देखिए, जो आपका मैन्योर होता है ना,
खाद बोलते हैं इसे हिंदी में। तो जो मैनवर्स होते हैं ना वो क्या होता है, जो भी एनिमल वेस्ट होते हैं जैसे काउ डंग हो गया, गोबर वगैरह होते हैं, और जो प्लांट के कुछ वेस्टेज होते हैं उनको क्या हो जाता है, एक बड़े से एरिया के अंदर उसे कई महीने तक रखा जाता है, सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से ये तैयार हो जाता है, ठीक। बहुत ही एक गड्ढा खोद दिया जाता है, गाँव में ऐसा होता है, गड्ढा खोद के उसके अंदर हम काउ डंग हो गया, जो गाय के गोबर वगैरह होते हैं ना, एनिमल वेस्टेज जो भी हो गया, और प्लांट के जो भी वेस्ट होते हैं पार्ट्स वगैरह, वो सारे के सारे एक जगह इकट्ठा करते हैं, और कुछ टाइम तक उस चीज़ को हम इकट्ठा करते रहते हैं, और थोड़े दिनों बाद क्या होता है, वो मैन्योर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है आपका ऑर्गेनिक वेस्ट। तो ये क्या होता है, पूरा ऑर्गेनिक होता है। और ये क्या होता है, दीज आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट मेड बाय ह्यूमंस। अब ये जो होता है फर्टिलाइज़र बिल्कुल कंपनीज में तैयार होता है, कुछ जो आपके एलिमेंट होते हैं ना, जैसे कि यूरिया डाई एक्सेट्रा, इससे नाम होते हैं, तो वो बनाया जाता है कंपनीज़ के द्वारा सॉल्ट वगैरह मिलाकर, ठीक है। ये क्या होता है, दिस आर द रिच इन ह्यूमस बट नॉट इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अब जो इसमें क्या होता है, ह्यूमस होता है, ठीक है, और इस ह्यूमस होता है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, जो आपका ये होता है, इसमें किसी भी तरह का ह्यूमस हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा, ये जो होता है इसमें इनऑर्गेनिक तो ये नहीं होगा, इसमें क्या होगा कि ह्यूमस नहीं होगा, और ये दीज आर रिच इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, इसके अंदर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन बहुत होता है। अच्छा, ह्यूमस क्या होता है, तो ह्यूमस आपका जैसे मान लो कि जैसे आपके जो आपके सड़े गले पेड़ पौधे होते हैं ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होगा, सड़ा गला पौधे तो हम इसी के अंदर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसी से बन रहा है, और इसके अंदर ह्यूमस बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। जो भी पौधे होते हैं ना जो सड़ जाते हैं, जो काउ डंग होता है, ये सब चीज़ जो एनिमल सड़ गल जाते हैं उन्हें हम ह्यूमस बोलते हैं। उसके बाद देखिए, दे आर क्वाइट बल्कि एंड डिफ़िकल्ट टू ट्रांसफ़र। अब ये क्या होता है, हैवी होता है, इसको पहले एक जगह इकट्ठा करो, फिर उठाओ, फिर ले जाओ, फिर उसको क्या करो, बिखेरो खेतों के अंदर, तो ये थोड़ा बल्कि प्रोसेस हो जाता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है। बट इसमें क्या होता है, इसमें एक सिर्फ आपको एक बोरी होगी, ठीक है, उसके अंदर एक पैकेट होगा, बोरी होता जो भी होता, उसको ईजिली आप ले सकते हो और उसको अपने फील्ड के अंदर स्प्रेड कर सकते हो, छिड़क सकते हो। तो ये फर्टिलाइज़र में ये डिफरेंसेस है मैन्योर फर्टिलाइज़र के, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है आपके मैन्योर के क्या बेनिफिट्स हैं उसको देखते हैं। दीज आर द गुड सोर्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशन। और देखिए, ज़्यादातर हमें प्रेफर न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशन है प्लांट को प्रोवाइड कराने के लिए किसको करना चाहिए, मैन्योर करना चाहिए। फर्टिलाइजर ज़्यादा अच्छा कौन है, मैन्योर है। क्यों है, देखते हैं। सबसे पहला कि गुड सोर्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, बहुत छोटे छोटे न्यूट्रिशन, जो ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन जरूरत होती है ना प्लांट्स को, उसके अंदर ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। देखो, दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। मैक्रो वो न्यूट्रिशन होता है जो हमें थोड़ी लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है हमारी बॉडी के लिए, और माइक्रो वो छोटे वाले न्यूट्रिशन जिनको हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होता है। तो जो लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिशन चाहिए वो मैन्योर से अच्छा मिलता है प्लांट्स को। इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं, ठीक है। मैन्योर क्या करता है, मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाता है। कॉस्ट इफेक्टिव, ये सस्ता पड़ता है बहुत ही, क्योंकि घर पे ही तैयार हो जाता है काऊ के डंग से, और ये जो एनिमल वेस्ट हो गया और प्लांट वेस्ट वगैरह होते हैं उनको इकट्ठा करके ये बन जाता है, तो इसका सस्ते दामों पे पड़ता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। रिड्यूसेस द सॉइल इरोजन एंड लीचिंग। देखिए, रिड्यूस द सॉइल इरोजन मतलब क्या है कि जो मिट्टी होती है ना वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह भी, नॉर्मल लैंग्वेज आप समझिए कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाती है, मिट्टी वहाँ की ख़त्म हो जाती है। तो जब आप मैन्योर ऐड कहते हैं ना तो वो सॉइल इरोजन नहीं करता है, ठीक है, और ना ही वो आपको लीचिंग होने देता है, ठीक है। अब देखिए, लीचिंग क्या होता है आपका, नॉर्मल जैसे कि किसी भी तरह का रासायनिक, मिट्टी के अंदर किसी भी तरह का रासायनिक नहीं मिलता है इसकी वजह से, मतलब कि मिट्टी के अंदर कोई आर्टिफिशियल जो चीज़ होगी ना वो इसके अंदर मिक्स नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद देखो, अगला कहा था आपका इम्प्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल, लाइक एरेट्स द सॉइल, ठीक है। अब देखिए, सॉइल में जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें ये क्या करता है, उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ वगैरह होता है उनको तो मेंटेन रखता ही है, और साथ ही एरेट्स ऑफ द सॉइल को भी हमारे जो आपके जो मैन्योर है वो बेनिफिशियल होता है, ठीक है। एरिड्स क्या होते हैं, एरिड्स आपके वो होते हैं जो आपके जो सॉइल है ना उसके अंदर कितना
एयर जाने की क्षमता है, उस चीज़ को ये बताते हैं। जो स्मॉल होल्स होते हैं ना, जिसके वजह से आपके जैसे मान लो वाटर्स हो गया, न्यूट्रिशन हो गए, एयर्स हो गए, ये सब कितने ज़्यादा रूट तक जा सकते हैं। मतलब कि आप जैसे सॉइल को ग्रो कराओ, सॉइल के प्लांट को ग्रो कराओ, क्रॉप को, उसके जड़ों तक, है ना, जड़ों तक पानी जाना चाहिए, एयर जाना चाहिए, न्यूट्रिशन जाना चाहिए। तो ये सॉइल को ऐसा बनाता है कि वो एरेट्स ऑफ द सॉइल कहलाते हैं, ठीक है। ये फ़ायदे हैं इसके। इम्प्रूव द वाटर एंड न्यूट्रिशन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। देखिए अब ये क्या करता है, मैनवर जो आपका, आप जैसे मान लो गमले में पानी डालो और तुरंत ही वो पानी निकल जाए, प्लांट्स को मिले ही ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपकी मिट्टी जो होती है वो भी वाटर को होल्ड करती है, अपने अंदर सोखती है, रखती है, ठीक है। तो जो आप मैनवर ऐड करोगे उससे क्या होता है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और न्यूट्रिशन होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा देर तक पानी को अपने अंदर होल्ड कर पाता है, मिट्टी सोख पाता है, रख पाता है, और वो प्लांट को फिर वो पानी और न्यूट्रिशन दे पाता है। किसकी वजह से, मैनवर की वजह से। इट हेल्प टू किलिंग द वीड्स एंड पेट्स। ये क्या करता है, जो भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको मार देता है, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, पेट्स होते हैं, उन पेट्स होते हैं, है ना, जो कीटनाशक वगैरह होते हैं उनका यूज़ नहीं करना पड़ता। वो क्या करते हैं, डायरेक्ट ही मैनवर के ऐड करने से वो मर जाते हैं। इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजली। इसको ट्रांसपोर्ट ईजली कर सकते हैं, बट ये फैक्ट मुझे सही नहीं लगता, ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता ये इतनी, बट कभी कभार कर सकते हैं अगर ये स्मॉल अमाउंट में जब हमें खेती करनी हो ना, लार्ज स्केल पे ना करना हो तो ये इतने सारे हैं आपके एडवांटेजेस मैनवर के। आप इसमें से कोई भी 5-6 याद करिए, एग्ज़ाम में आपके ज़रूर पूछा जाएगा।